हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी साल का वो टाइम आ गया है जब हम रॉयल एनफील्ड की वीडियो पोस्ट करते हैं। लास्ट वीडियो 1 साल पहले पोस्ट करी थी। वो इवेंट था वन वर्ल्ड वन राइड का। तो उस टाइम तो मैं क्योतो गया था, लेकिन आज के दिन हम जाएंगे टोक्यो वाले इवेंट में। तो जी आज के धारावाहिक में हम देखेंगे रॉयल एनफील्ड का ये इवेंट। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बाइक्स और कुछ बाइक तो मैंने रेंट भी करी थी। तो जी शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी बहुत दिनों बाद बाइक निकली हमारी और आज निकली है एक सुनहरे अवसर पर। आज है रॉयल एनफील्ड का मीटअप। अभी ना पार्किंग में जब मैं था तब मैं सोच रहा था कि रॉयल एनफील्ड के मैं क्योतो वाले में तो एक बार जा चुका हूँ, वो मेरे घर से 2 घंटे दूर है। और एक होता है टोक्यो में नहीं, एक्चुअली हाकोने में होता है। वो हाकोने टोक्यो से मतलब 1.5-2 घंटे दूर है और मेरे यहाँ से वो था 4.5 घंटे। तो मैंने सोचा क्यों ना 2.5 घंटे बाइक ज़्यादा चला के हम हाकोने वाले में चलते हैं। तो जी आज हम जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल अचानक से प्लान बना मेरा। तो हम आज जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के टोक्यो वाले उसमें इवेंट में। बहुत सारी बाइक्स होती है उसमें, मतलब मैंने आज से फ़ोटोज़ ही देखी हैं। तो वहाँ जाके पता लगेगा और कितनी जीटी, कितनी इंटरसेप्टर और बहुत सारे विंटेज बाइक्स भी शायद देखने को मिले। बाकी चलते हैं वहाँ पे। और मैंने व्लॉगिंग थोड़ी लेट करनी शुरू करी है, यहाँ से बस 30 मिनट बचा है। कितने लगे? 7,920। तो जी 7,920 लगे और हम लगभग पहुँच गए। और अब यहाँ से मुझे दिखा रहा है 25 मिनट। जापान का मुझे ये बढ़िया लगता है कि अगर ये टोल के पैसे लेते हैं ना, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चलाने में। रोड बहुत अच्छी होती है ना, तो चलाने में भी बिल्कुल पता नहीं लगता। मैं 4.5 घंटे चला के आया हूँ और अभी 25 मिनट और है। और मतलब क्लिप-ऑन्स पे ही चलाए हैं। तो अगर रोड अच्छी होती है तो ऐसे जीटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और लोग बोलते हैं इसके जो वो सस्पेंशन है थोड़े स्टिफ हैं, लेकिन जापान की रोड ही ऐसी हैं। इतनी प्यारी प्यारी रोडें हैं। तो जी ये राइट में है मीटअप, यहाँ पर है। ओ भाई साहब, बहुत सारी बाइकें हैं भाई। कंचवा久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりです。こっち来られたんですね。そうです。朝決まりました。あ、8人家から。तो ओसाका से मुझे लगे थे 4.5 घंटे यहाँ पहुँचने में, और मैं ऑलरेडी इस इवेंट के लिए 2.5 घंटे लेट हो गया था। और गेम ऑलरेडी चल रहे थे, वही रॉक पेपर सीजर। तो उसमें मैं कभी जीता नहीं आज तक, तो मैंने सोचा चलो बाइक देख के आते हैं। बहुत सारी बाइक्स आई हैं। ये वाला मीटअप ज़्यादा बड़ा है। एक बार वहाँ धो लूँ फिर देखता हूँ क्या है। तो यहाँ पे अभी हो रहा है रॉक पेपर सीजर और हमें मिल गए यश भाई। ये क्लासिक 350 चलाते हैं। तो जो मीटअप हो रहा है ये इस जगह पर हो रहा है, बाइकर पैराडाइज। भाई बहुत सारी बाइक्स हैं यहाँ पे, और इसी के अंदर ना वो भी है, बाइक तुम रेंट भी कर सकते हो। अब मेरा कल का प्लान नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ रेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर इन्होंने सारी नई बाइक्स लगा दी हैं। ये तो क्लासिक 350 है, सुपर मीटियोर, बियर, हिमालयन, वो नहीं है क्या क्लासिक 650? क्लासिक 650 अंदर है शायद। ये है जो नई रिलीज़ हुई है क्लासिक 650। मुझे ये वाला कलर पसंद है, क्रोम। इस राइडर कैफे का वो देखो, शौचालय, सुलभ शौचालय। यहाँ टॉयलेट करनी है, ऐसे इन्होंने बाल्टी लगा दी है और ये वॉश बेसिन भी इन्होंने वो लगा रखा है, और मेल और फीमेल के ऐसे साइन बना रखे हैं। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स हैं, कम से कम भाई यहाँ पे 100 बाइक तो हैं, 100 से 200 बाइक हैं शायद। और बियर और क्लासिक 650 भी लोग खरीदने लगे। ओ भाई ये कौन सी है? वाह, कौन से साल का मॉडल है? 96 राइट? 1996 की बुलेट है। और इसमें मैंने पहली बार देखा ये छोटा सा पार्ट, ये न्यूट्रल फाइंडर है, पहली बार देखा। और इन्होंने पूरा खुद से कस्टम पेंट किया है, घड़ी लगा रखी है, ये हिचहॉक से इन्होंने मंगाया है। बहुत प्यारी मेंटेन करी है। 1996 का मॉडल अभी तक चला रहे हैं। ये पुरानी रॉयल एनफील्ड, ओ पुरानी जीटी, सिंगल सिलेंडर जीटी भी यहाँ पे भाई कब से चला रहे हैं। ये देखो, ये भी बहुत पुरानी है। अच्छा वो टोक्यो आ गया, कांसाई में इस तरह इतनी पुरानी बाइक नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी वो भी हैं, जैसे पुरानी रॉयल एनफील्ड, उसकी कैफे रेसर किट लगा रखी है, प्यारी मॉडिफाई करी है। इंटरसेप्टर में क्लिप-ऑन्स हैं। सबसे ज़्यादा जो बाइक है यहाँ पे वो है क्लासिक 350, जीटी, मिस्टर क्लीन भी बहुत सारी हैं। और एक दो मैंने देखी जो लिमिटेड एडिशन है। ओए ट्रिप मशीन लगा रखा है, और पीछे डिब्बा कितना सेक्सी लग रहा है। ये बॉक्स कितना सेक्सी, ओ इधर वो भी है, एमिनेशन बॉक्स भी लगा रखा है। क्या प्यारी कस्टमाइज करी है यार। और यहाँ पे एम्प्टी बुलेट के कार्टलेज भी लगा रखे हैं, क्लासी भाई। ओ भाई ये कौन सी है?
ये क्या कर रखा है इसने, एमुनेशन बॉक्स, इधर टायर भी लग रखा है, पीछे बहुत बड़ा डब्बा रखा हुआ है, इधर और बड़ा एमुनेशन बॉक्स। ये क्या है भाई? भाई इसकी हेडलैम्प देखो, ये कितना पुराना मॉडल है मुझे पता नहीं। ये किक वाली वो है, बुलेट है ये तो है, लेकिन भाई क्या कस्टमाइज़ करी है इसने। ओह, अनुराग सलगावकर भी आए हैं, वाह। ये पहली बार मैंने बाइक अपने आंखों के सामने देखी है। सबसे बेस्ट पार्ट है इसके इंजन की केसिंग, पूरी ब्लैक है तो आपको चमकाने की ज़रूरत नहीं है। ओ ये प्यारा लग रहा है। ट्रिप मशीन का जो पता नहीं कौन सा एडिशन है, भूल गया वाला एडिशन, लेकिन बहुत सुंदर लग रही है भाई ये बाइक तो। ये उसका एनिवर्सरी एडिशन का वाला मॉडल है ये, इंटरसेप्टर का। अच्छा लग रहा है ये भी। जो मैंने किया इसने, वो जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर होता है वो इन्होंने भी हटा दिया। साइड में भी नहीं लगा रखा। ये बाइक रीसेल कैसे होगी, क्योंकि मीटर तो है ही नहीं, कितनी चलिए पता नहीं लगेगा। इसके क्लिपॉन्स भी बड़े अलग से हैं। ये भी ट्रिप मशीन का बैग सही लग रहा है इस बाइक के साथ। साइलेंसर में अड़ नहीं रहा, वो उस पर है, फुट पैक्स पे। लेकिन ये क्लीन तो बहुत लग रहा है, लेकिन वही है कि अगर इसको रीसेल कैसे करेंगे। भाई मज़ा आ रहा है इतनी तरह की बाइकें देख के ना। सब ने अलग अलग टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर रखा है। जो मेरे बगल में खड़ी है इस बाइक ने तो वही पीछे वही डब्बा लगा रखा है। ये डब्बा कॉमन है, ट्रिप मशीन वाला नहीं, ऊपर वाला लकड़ी का अटैचीज लगा रखी है। ओ ये मुझे लगा ये कौन सी मॉडिफाई कर दी रॉयल एनफील्ड, BMW है ये। अब सबकी फ़ोटो खींचनी है। सच में कांसाई से बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारी बाइक्स भी हैं। तो जब मैं दूसरों की बाइक ताड़ने में लगा हुआ था, लोग घेर के खड़े हुए थे मेरी बाइक को, और मैं पहुंचा तो वही सारे सवाल, टैंक कवर कौन सा है, एग्जॉस्ट कौन सा है, हैंडल कौन सा है, और थोड़ा सा रेव करके दिखा सकते हो क्या। और जब मैंने रेव किया तो लोग फैन हो गए SS मोटोकॉर्प के एग्जॉस्ट के। और हाँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। आई तो मैं बार बार इसी बाइक पे घूम के आ रहा हूँ। इसने ये देखो ETC यहाँ लगा रखा है, रॉयल एनफील्ड की घड़ी यहाँ लगा रखी है, हेडलैम्प पूरा बहुत बड़ा हेडलैम्प है, और ये एमओ बॉक्स लगा रखा है। ऐसा लग रहा है बाइक ना पूरी बॉर्डर मूवी से निकल के आई है। और इसका वो देखो, जो इसको बोलते हैं फिश टेल मफलर, कुछ ऐसा बोलते हैं, खतरनाक। मैंने इतनी अच्छी रॉयल एनफील्ड नहीं देखी। ओह, इसने दोनों तरफ है, इसने दोनों तरफ साइलेंसर कैसे लगा लिए? अच्छा, स्प्लिट किया है, स्प्लिटर लगा। मुझे लगा है तो सिंगल सिलेंडर है, ट्विन साइलेंसर क्यों है? वाह यार, पूछना मुझे कितने साल पुरानी है ये। चारों सेम है, ये GT इंटरसेप्टर, ये मेरी GT, ये एक और इंटरसेप्टर। ये इन्होंने पेंट ना खुद रगड़ के हटाया है। मुझे ये शीशे अच्छे लगे, मिरर जो लगा रखे हैं ये वाले। तो ये जो सारा इवेंट था ये 4 से 5 घंटे के लिए था, और मैं क्योंकि लेट पहुंचा था तो लोग वापस भी जाने लगे थे। कुछ लोगों से मेरी थोड़ी बात हुई, लेकिन मैं उनसे पहली बार मिला था तो वो समय रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाकी इवेंट काफी सही था, अच्छा लगा बहुत सारी रॉयल एनफील्ड की बाइक देखकर, और बहुत सारे तो ट्रिप मशीन के प्रोडक्ट भी यूज कर रहे थे। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मुझे इवेंट में जाने का मन था तो मैं चला गया। तो जो इवेंट है ख़त्म हो गया। मैं खुद यहाँ पे 12:30 बजे पहुँचा और 2 बजे रैप अप होना था, तो सारा पैक पुक हो गया। अभी मैंने देखा यहाँ पे क्लासिक 650 ना रेंटल पे मिल रही है, और वो मैं ना अभी लास्ट सर्विसिंग कराने गया था अपनी GT की, तब उन्होंने बोला अगर आप पैसे दोगे, मतलब अमाउंट कुछ बोला उन्होंने, कम है, उन्होंने बोला अगर वो दोगे और GT दोगे तो क्लासिक 650 मिल सकती है मुझे। और मैंने ये भी चेक किया कि बाकी बाइक की मेंटेनेंस है ना, जो मुझे GT की लग रही थी मेंटेनेंस, मुश्किल से 5000 इनका अंतर है। मैंने चेक किया यामाहा में, सुजुकी में, कावासाकी में, तो बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। अब मैं पता नहीं मैं क्या करूं। और बाकी मैं बोल रहा था ना कि घर ख़रीद के फिर ये सब चीज़ें सोचूंगा, तो घर हो गया है भाई हमारा, घर ले लिया मैंने, पेपर वर्क रहता है वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होना है। 1-2 महीने में मैं शिफ्ट भी हो जाऊंगा, उसके बाद सोचता हूँ बाइक चेंज करने का। थोड़ी जिम्मेदारियाँ निपट रही हैं। तो ये जो रेंटल शॉप है बाइकर्स पैराडाइज, इसी में जो रेंटल है उसमें ये सारी बाइकें रेंटल हो जाएंगी, ये सारी यामाहा, कावासाकी। लेकिन सबसे बेहतरीन ना मुझे ये लगी, ये 250 सीसी की बाइक है, और पता नहीं इसमें इंजन तो पता नहीं V ट्विन वाला इंजन है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये V ट्विन होगा, डमी तो नहीं है ये, या हो भी सकता है। 250 सीसी की बाइक, 2 साइलेंसर भी हैं, हो सकता है। तो ये सारी कल रेंट कर सकते हैं। तो आज मैं रात में ना पूरी वेबसाइट चेक करता हूँ कि कौन कौन सी बाइक रेंट कर सकते हैं। 3300 लगेंगे और इसको 1 घंटे के लिए रेंट कर सकते हैं। BMW R90 हो गई, इंडियन 1200 हो गई, ये हो गई,
बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ जी, तो यहाँ से निकलते हैं। बढ़िया इवेंट था, मतलब मुझे कांसाई से ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि बाइक ज़्यादा थी और एक दो लोग को मैं जानता भी था ना, जो इंस्टाग्राम से जान पहचान थी इनसे, तो उनसे मिले, अच्छा लगा। बस मैंने गलती ये कर दी कि मैं लेट में आया, बाकी तो बढ़िया था। फ़िलहाल अभी हम निकलते हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए। अगर तो बस बढ़िया इवेंट था, मज़ा आया। हाय हाँ हाय ओ खाने मुझे जना है बिम्बो अरिगातो गोजाइमासु। हाय अरिगातो गोजाइमासु। अच्छा, आज मीटअप में ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये साइलेंसर कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने ऐसी प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, बाक लगा रखा है, रेड रूस्टर लगा रखे थे, वो मंगाते हैं तो उनको कस्टम ड्यूटी बहुत महंगी पड़ती है। तो मतलब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख से नीचे कोई था ही नहीं। फिर जब उन्होंने मेरे से पूछा इसका प्राइस क्या है, तो शिपिंग के साथ ये मेरे को पड़े थे 68,000 येन के। तब मैंने 2-3 बंदों को प्राइस बताया, वेबसाइट बताई कैसे ऑर्डर करना है। अब अगर ऐसे मोटोकॉप से अगर आप कोई देख रहे हो, तो अगर जापान से आपकी कोई ऑर्डर आए तो समझ जाना कि थोड़ा सा क्रेडिट मुझे जाता है। और अच्छे साइलेंसर भी है, मतलब आवाज़ भी बढ़िया है और ज़्यादा शोर भी नहीं करते, लुक भी बड़ी प्यारी है। अब आपको पता लग नहीं रहा होगा कि मेरी बाइक में थोड़ी आवाज़ आ रही है, मतलब साइलेंसर की थोड़ी ज़्यादा आ रही है। हुआ क्या, मैं सुबह जब घर से निकला था ना, तब इसमें वो जो बैफल होते हैं उसमें मैं ग्लास कोटिंग वाला लगा रहा था और मैं लगाना भूल गया, उसको डालना भूल गया, वो घर पे छूट गया। तो एक में मेरे वो लगा हुआ है, एक में नहीं लगा, वो राइट वाला, तो राइट वाला आवाज़ कर रहा है। तो बगल में दुकान है, तो उसमें मुझे बाद में पता लगा कि वो जो होते हैं ना बैफल्स होते हैं, ऐसे भी मिलते हैं जिसमें ग्लास कोटिंग पहले से हो रखी होती है, ग्लास वूल कोटिंग, ग्लास कोटिंग नहीं। तो वो दुकान ढूंढी है, लेफ्ट में ही है। तो जी आ गए हम हमारी दुकान पर, इसका नाम है नैप्स मोटरसाइकिल सप्लाई, यहाँ मिल जानी चाहिए। तो आवाज़ आ रही है, वो ये रीज़न है, मैं इस बैफल का ना ग्लास वूल चेंज कर रहा था, तो इसको मैं लगाना भूल गया। इधर वाले में लगा हुआ है, कीजिमा के आते हैं, कीजिमा के यहाँ लगा दूंगा तो मेरी आवाज़ कम हो जाएगी। तो ये दुकान है नैप्स, ये मिल गया मुझे, ये ढूंढ रहा था। तो ये ग्लास वूल ना मैंने जैसे खुद लपेटा था, तो ये आराम से ऐसे पहले से ना बने बनाए मिल जाते हैं। ये ढूंढ रहा था मैं, अब मेरी बाइक का शोर कम होगा, तो ये मैं ले आया हूँ, ये ऐसे लग जाएगा। तो टोक्यो तक तो मैं पहुंचा भी नहीं था और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। फिर क्या, मैंने बुक किया इंटरनेट कैफे योकोहामा में। इंटरनेट कैफे बहुत सही चीज बनाई है जापानियों ने, मुझे ये चीज जापान की बहुत सी लगती है। इंटरनेट कैफे सस्ता होता है, घंटे के हिसाब से बुकिंग होती है, 2 लोग इस कमरे में रुक सकते हैं। तो हम आगे, हमने सारा अपना सामान फेंक दिया है और सुबह तो रुकूंगा 7-8 बजे तक। और आपको कमरा दिखाऊं, एक बेहतरीन कंप्यूटर, नीचे बेड, चार्जिंग स्टेशन, कभी भी बाहर जा सकते हो, 24 घंटे में पैसे सेटल करने हैं, फ्री वाईफाई है, खाना खा सकते हो, सुट्टा नहीं पी सकते। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो QR कोड स्कैन करें, इसमें आप यूज़ किए हुए टिश्यू फेंक सकते हैं। यहाँ हमने मोटरसाइकिल की जैकेट टांग दी है, हमारा हेलमेट, कैमरा बैग, कपड़े, और ये लाइट है, ये सेंसर है, इस पर हाथ हिलाओ तो बाहर जा सकते हो। वेव करो, प्यूं, ये खुल जाएगा। कुछ पीने के लिए लेके आते हैं। तो जी ये हैं सारे रूम्स और यहाँ पर है मांगा, ये सारी मांगा है। और मेरा रूम क्या नंबर मिला है, 420। इधर भी मांगा, यहाँ पर टॉवल है, यहाँ पर कीबोर्ड वगैरह फ्री में उठा सकते हो, टिश्यू पेपर, सिंगल लोगों की ज़रूरत का सामान। इधर और जूते हैं, लैंप वगैरह है, कोई बुक पढ़ने वाला। कितनी सारी मांगा यार। और सबसे बेहतरीन ये वाला सेक्शन है, इसमें सारी अनलिमिटेड ड्रिंक्स हैं, कितनी भी पियो, कोको कोला, फेंटा, वही सारी। इसके बगल वाली मशीन है बेहतरीन, ये है आइसक्रीम, ये निकली है। मैंने शायद कप गलत चूज़ कर लिया, इसका कप कोई और होगा। तो ये इंटरनेट कैफ़े अलग अलग नाम से फेमस है, मांगा कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े, कुछ 18+ भी होते हैं, समझ जाओ किस लिए। तो मुझे ये स्टे करने के लिए बढ़िया लगते हैं। इस वाले इंटरनेट कैफ़े का नाम है काइकात्सु। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, शावर ले सकते हो, कपड़े धो सकते हो। और हाँ, मांगा, ऑफकोर्स मांगा बहुत सारी होती हैं। इसी में PC में गेम खेल सकते हो, मूवी देख सकते हो, इंटरनेट सर्व कर सकते हो, वो सब भी कर सकते हो। मैंने इसकी अलग से ना पूरी वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो देखनी हो, पूरी डेडिकेटेड इसी के बारे में है। तो आज सुबह बस मैं चिल करूँगा। भाई मेरा दाइकोकु पार्किंग जाने का मन था, लेकिन हर तरफ बारिश है, पूरा प्लान चौपट हो गया। रामेन खा लेते हैं।
इस दिन इस आदमी ने कुछ 7 से 8 घंटे बाइक चलाई थी और यह रामेन खाकर सो गया था। हाँ जी, तो सुबह 7:15 हो गए और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आज ऐसा कोई प्लान नहीं है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं माउंट फूजी जाऊँ, वहाँ अगर माउंट फूजी दिख रहा होगा तो मैं उसका लूप लूँ, आसपास की चीज़ें देख लूँ। लेकिन वहाँ जाने का तब फ़ायदा है जब मुझे माउंट फूजी दिखे क्योंकि वहाँ माउंट फूजी नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं हक्कोने आऊँ, वहाँ से एक बार चेक करके। वहाँ पे बाइक रेंट मिल रही है बहुत सस्ती, तो मैं सोच रहा था कि मतलब 1 घंटे 3000 येन, कुछ भी नहीं होता। तो इतनी सस्ती कहीं मिलती नहीं है। हक्कोने में उन्होंने स्पेशल ट्रायल के लिए रखी हुई है जिसको टेस्ट राइड करनी हो, तो मैं सोच रहा था उसके मज़े लेके आ जाऊँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है और बाकी यहाँ जो है ना 11 घंटे 30 मिनट हो गए और इसका किराया गैस करो, दिखाओ। इसका किराया है 2970, बढ़िया जगह है। फिलहाल हम निकलते हैं। तो जी कल हमने अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर दी थी, तो लिखा 24 घंटे के लगेंगे, 800 मैक्सिमम। ओही ये कितनी प्यारी बाइक है, होंडा CB 1300, नाइस। देखते हैं कितने लगे। टोक्यो में बाइक पार्किंग ज़्यादा मिल जाती हैं। 02 हो गया, 800 लगे, सस्ता है यार। कल बारिश में मेरे सारे ग्लव्स वगैरह भीग गए थे, तो मैं गीले कपड़े पहन के जा रहा हूँ, रास्ते में सूख भी जाएंगे। यहाँ से 2 घंटे है। हे भगवान माउंट फूजी दिख जाए। एक तो मेरा माउंट फूजी की तरफ आना बहुत कम होता है और जब आता हूँ तो माउंट फूजी दिखता नहीं है। 10 बार आया हूँ तो शायद 2 ही बार दिखता है मुझे। तो आज देखते हैं, लक ट्राई करते हैं अपना। बस आगे माउंट फूजी, यहाँ से 30 मिनट और है। मतलब माउंट फूजी के आसपास ना 5 लेक हैं जो बहुत फेमस है। ओह हिमालयन, ये बंदा हिमालयन पे टूरिंग कर रहा है। पुरानी वाली है तो हिमालयन। हाँ जी, माउंट फूजी दिख गया। मैं नहीं, एडिटिंग में किया तो जी ये पूरे बादल दिख रहे हैं, इसके पीछे ये माउंट फूजी। और अब वही सोच रहा हूँ क्या करूँ, पूरा दिन निकल जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि माउंट फूजी दिख नहीं रहा, वर्थ नहीं है यहाँ पे घूमना। 9:30 बज रहे हैं और सोच रहा हूँ पार्किंग वाली जगह पे जाऊँ। फिलहाल तो कॉफ़ी पीता हूँ, एक छोटा सा नशा करके थोड़ा होश में आता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। क्या यार, हमेशा यही होता है। मैं ये लेक यामानाका पे आता हूँ, इतनी सुंदर लेक है। यहाँ से निकलते हैं। मैंने डिसाइड किया है मैं बाइक ही रेंटल करूँगा। ओए हंटर 350। तो माउंट फूजी दिख नहीं रहा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे बाइक रेंट करने। अगर आप माउंट फूजी देखना चाहते हो ना तो सबसे परफेक्ट लोकेशन यही है, ये माउंट यामानाका। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, साइकिल रेंट कर सकते हो। ये जो नीली डॉटेड, ये जो नीले एरो बने, इस पर आप साइकिलिंग कर सकते हो। यहीं पे रेंटल वेंटल सब मिल जाता है। टोक्यो में रहने का मुझे एक ही फ़ायदा लगता है कि आपको माउंट फूजी पास में मिल जाता है, और बाकी मुझे टोक्यो से कोई लगाव नहीं है। अच्छा, जो हक्कोने वाला एरिया है ये राइडिंग के लिए मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ना 2 रोड हैं। स्काई लाइन यहाँ पे जैसे उन रोड को बोलते हैं जो मतलब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हैं और वहाँ पे लोग बाइक या कार चलाने आते हैं। तो ये यहाँ पे एक ईजू स्काई लाइन थी, एक आशिनोको स्काई लाइन है, एक फेमस है वीनस स्काई लाइन नागानो की तरफ। तो ये 2-3 स्काई लाइन है। तो मैं सोच रहा हूँ, और इनका पेड होता है, ऐसा कुछ नहीं, 550-600 होता है, लेकिन व्यूज़ तुम्हें अच्छे मिल जाते हैं। पेड रोड होती हैं वो, और वहाँ लोग राइड करने आते हैं। ट्विस्टीज़ होती हैं बड़ी अच्छी, म्यूजिकल रोड्स भी होती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ रेंट करके यहीं आ जाऊँगा। ये आ गए हम हमारे कैफ़े म्यूज़िक एंड बाइक एक्सपीरियंस। मैं कल भी यहीं डोल रहा था, आज भी यहीं डोल रहा हूँ। ओ आज भी बहुत सारी बाइक हैं। ये XSR 900 GP एडिशन, ये वाली बाइक मुझे अच्छी लगती है, GP एडिशन यामाहा XSR 900। तो जो उन्होंने कल बाइक बोली थी वो यहाँ सारी खड़ी हैं। इनमें से कोई भी बाइक उठा सकता हूँ मैं। अंदर जाके चेक करता हूँ। अब सबसे पहले तो क्लासिक उठाऊँगा, ये भी चलाने का मन है, BMW R90। What's your name? अजय पांडे। Ajay? Yeah, AJAY. 何に乗りますか? I want to ride Classic 650 first. 60 650. Okay. You know. तो जी हमें बाइक मिल गई है, ये है क्लासिक 650। पहले एक बार थोड़ा यहाँ से निकाल के बाहर ले जाता हूँ बाइक, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ठीक से बैठ के। ओश ओ शाबाश भाई, लेकिन सीटिंग पोस्चर क्या गजब का है। टर्निंग रेडियस भी ठीक है। ओ GT से बेटर है सीटिंग पोस्चर इसका। बहुत दिनों बाद बैठ रहा हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। और मैंने उससे पता किया पूरे जापान में ना सिर्फ हक्कोने में ये दुकान है रेंटल। तो कोई अगर टोक्यो में बाइक चला रहा है ना तो इस जगह पे आ सकता है कि मतलब 1 घंटे का
3300 येन, कुछ भी नहीं हुआ भाई, और तुम्हें 1 घंटे बाइक चलाने को मिल रही है। नया फ्लेवर मेरे लिए तो वैसा है राइडिंग, मीठे खाना जैसा, नई नई मिठाइयाँ मिलती रहे तो मजा आता है। ये बाइक चला के ऐसा लग रहा है पुराने यादें ताज़ा हो गई। लेकिन वो है मेरा GT पे वो हो गया, मन हो गया है, मैं शायद थोड़ा सा GT और चलाऊंगा। वो रहा माउंट फूजी। मैं कोई मोटरसाइकिल रिव्यूवर नहीं हूँ, तो मेरे से मत पूछना हॉर्स पावर, टॉर्क और ये सारी चीज़ें। मुझे बस बाइक चलाना अच्छा लगता है, तो इस रिव्यू में ऐसा मत सोचना कि मैं बाइक रिव्यू करूँगा। बस मेरे को ऐसा मज़ा आता है चलाने में। अच्छा, इस बाइक को अगर किक स्टैंड से उठाओ ना तो भारी लगती है, लेकिन अभी जैसे चला रहा हूँ तो बिल्कुल बहुत निम्बल लग रही है, बिल्कुल ऐसा दिक्कत लग नहीं रही। अच्छा, मुझे जापान का वो सिस्टम सही लगता है, जैसे मैंने बाइक उठाई ना, मुझे कुछ पेमेंट करनी पड़ी, मतलब जो वो जमा करने के पैसे लगते हैं वो सब भी नहीं करना पड़ा। 100% ट्रस्ट पे उसने मुझे बाइक ऐसी दे दी। और खाली मैंने रेंटल 819 की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना रखा है, उसमें मैंने लाइसेंस की फ़ोटो अपलोड कर रखी है यार। वो तो कोई भी चेंज करके अपलोड कर सकता है। और ना उसने मेरे से लाइसेंस मांगा क्रॉस चेक करने के लिए, और ना उसने कुछ फ़ीस मांगी। कहा ले जाओ, 3300 कितना हुआ, 1500 रुपये, 2000 रुपये, उतने में उसने बाइक मुझे दे दी 1 घंटे के लिए। कहा चलाओ जाके, और इसमें इंश्योरेंस भी कवर है, और इसमें पेट्रोल का पैसा भी नहीं देना मुझे। क्या बढ़िया चीज़ है यार, पता नहीं इसके पैसा बना रहे कि ये लोग नहीं बना रहे। और ऐसा नहीं कि रॉयल एनफील्ड या छोटी बाइक ही हो, छोटी मतलब एज अ सीसी में 700-800 सीसी हार्ले डेविडसन भी है इनके पास। हाँ जी, तो एक पार्किंग एरिया है, यहाँ बैठ के बनाते हैं वीडियो। स्टैंड कहाँ है, ये रहा। वाह भाई। हाँ जी, तो ये है रॉयल एनफील्ड के 650। और हाँ, मुझे इसके पैसे वैसे नहीं मिले, ये मैं अपने पैसे लगा के चला रहा हूँ। अच्छा लगता है नई नई बाइक चलाने का। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ हार्ले चलाऊँगा। तो भाई बाइक तो बहुत सही है। इसकी आवाज़ अगर सुनाऊँ, मतलब वही है, जब तक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगाओगे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मुझे बढ़िया लगी। और बाकी ये जो बाइक है, ये मुझे उन्होंने ऑफ़र दिया था रॉयल एनफील्ड के डीलर ने कि आप GT देके क्लासिक स्विफ्ट ले लो। तो मेरा वो मन था कि करूँ ना करूँ, लेकिन अब इसको चला लिया तो ऐसा वो सा नहीं लगा। जैसे GT चलाई थी ना, तो उसमें तो मेरा वो हो गया था कि धक्के से किया, भाई ये बाइक तो अलग ही है। इसको देख के, मतलब देख के तो अच्छी लग रही थी, लेकिन चलाने में उतना वो नहीं है, मज़ेदार नहीं है। मतलब जितनी GT मज़ेदार है, इसको कोई खामी नहीं है, बस वो है मेरे को ऐसा टेस्ट समझ नहीं आ रहा है इसका। ये था एक अनप्रोफेशनल रिव्यू, लेकिन अच्छी लगी। और अभी मेरे पास 30 मिनट और हैं, 30 मिनट इसको और नचा के आते हैं। तो अगर बाइक का टर्न अराउंड दूँ, वैसे आप लोगों ने टर्न अराउंड यूट्यूब पे देख लिया होगा, इंडिया में तो रोड पे भी आ गई है। और इसका वो भी बहुत बड़ा है यार, ये जो कॉकपिट है ना, ये भाई ऐसा लगता है वो भैंसे के ऊपर ना ऐसे उसके सींग निकले, भैंसे पे बैठ के चला रहे हो। मैं क्या ही रिव्यू कर रहा हूँ बाइक में। बस इसमें मुझे एक चीज़ खराबी पता है क्या लगी, इसका जो मडगार्ड है ना, ये बहुत ऊंचा है टायर से। देखो, ये थोड़ा सा और सटा होता तो ये सिंगल सीट में बहुत प्यारी लगती। तो जी इस बाइक को लेके निकलते हैं। इसका टर्निंग रेडियस बहुत सही है, इतने पे टर्न हो जा रही है, मेरी GT नहीं होती इतने पे। अच्छा, जो हकोनी की ये जो आसपास की रोडें है ना, ये ईजू लाइन के आसपास वाली, ये रात में बंद कर दी जाती हैं और इनको सिर्फ दिन में एक्सेस कर सकते हो। रीज़न क्या है, क्योंकि रात में ना यहाँ पे आके लोग वो ड्रिफ्ट करते हैं, बहुत सारे कार वाले, जो हमारे दाइकाकू पार्किंग में जो वाली कार्स नहीं होती हैं, जो JDM कार्स, वो लाके यहाँ पे ड्रिफ्ट करते हैं। इस वजह से बाइक्स और कार और कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं है। ये देखो, ये सर्कल मार रखे हैं ना, इस तरह से जो बड़े पार्किंग एरिया होते हैं वहाँ पे ये लोग ड्रिफ्ट करते हैं रात में। तो जी राइड यहाँ होती है ख़त्म। अगली वाली यहाँ ले जाऊँगा, ईजू स्काई लाइन पर। कुछ 550 लगेंगे, लेकिन शायद सीनरी अच्छी मिल जाए। इसने बोली है 2 हार्ले डेविडसन भी हैं इनके पास, जो आप ऐसे 2000 रुपये में रेंट कर सकते हो। और शायद मैं ये भी बाइक रेंट कर सकता हूँ, एक ये रही, एक BMW की, ये वाली भी। यार ये 2000 रुपये में रेंट मतलब चला सकते हो। R12 कोई लेके चला गया शायद, R12 वो भी आएगी अभी। एक ये वाली भी है, इंडियन FTR, ये भी 2000 रुपये में। ये ड्यूक, सुपर ड्यूक भी है, ये भी बहुत फेमस मोटरसाइकिल है, मट मोटरसाइकिल। मैंने उससे पूछा ये दे दो 2000 में, कहता है 5.5 मेरी है ये। ये रेंट पे नहीं है। ये वाली बाइक मैं पूछता हूँ रेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये चलाने का मन था मेरा। थंडर है ये, 250 सीसी, पूछ के देखता हूँ एक बार। हाँ जी, तो हमारी नेक्स्ट राइड है ये थंडर नाम की है, जापान में बहुत कम बिकती है, थंडर 250 सीसी। ये चलाने का ना मेरा बहुत मन था, लेकिन ये कभी मुझे रेंटल पे नहीं मिली। कोई देख के बोलेगा ही नहीं 250 सीसी की बाइक है। और कितना मतलब कितनी बेसिक कंट्रोल्स हैं। ये देखो, ये इंडिकेटर स्विच है, ये हॉर्न है, ये स्टार्ट है, ये लैंप है, बस और कुछ नहीं है। और उस बंदे ने बोला इसको संभाल के चलाना, क्योंकि इसकी ना सीट बहुत रिजिड है। तो इसको लेके चलते हैं, ये मुझे लौटानी है 2 बजे तक। वो भाई ये संभाल के चलानी पड़ेगी भाई, ये बाइक चलाने में डर लग रहा है। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग सा है और बहुत
इतने बेकार सस्पेंशन है ना इसके, एक एक झटका पता लग रहा है, सर दर्द हो गया मेरा। मुझे लगता है ये आज तक की सबसे बेकार बाइक चलाई होगी मैंने अभी तक की। भाई ये बाइक जितनी देखने में अच्छी है ना, उतनी ही बेकार है चलाने में। हाँ, मेरी शरीर अभी ऐसा हो रही है, पूरी आत्मा हिल गई। शरीर का एक हिस्सा नहीं बचा जो हिला ना हो। अब मुझे पता लगा ये रोड पे कम क्यों दिखती है। इस बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो तो भाई इसके लुक्स हैं। मतलब देख के लगती ही नहीं है कि 250 सीसी की अंडर पावर झुंझुना है ये, लेकिन जब इसे चलाओ तो भाई देखो इसमें पीछे ना, एक मिनट, पीछे वो भी नहीं है क्या, मोनोशॉक भी नहीं है क्या? अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है क्या? मुझे लगा इसमें कम से कम सीट वाला सस्पेंशन नहीं होगा जो यहाँ पे स्प्रिंग होती है। मोनोशॉक तो होना चाहिए, मोनोशॉक भी नहीं है। और सामने जो ये पुरानी बाइकों में आते थे ये वाले सस्पेंशन, इसमें वो वाले सस्पेंशन है। मतलब लुक तो कतई एकदम वैसा बना रखा है ना, एकदम हार्डले चॉपर वाइब, लेकिन चलाने में, लेकिन ठीक है, शायद इसीलिए बनी भी होगी। अच्छा तायन रहता やっぱお尻がこうなりました。そうですあーこれ背中とか首とかなりますよね。そうですね慣れるまでしんどいですよね。全然ないですねサスペンション。ストロークしないですよね。はい तो जी मेरा मन था एक दो बाइक और चलाने का, लेकिन BMW और हार्डली ऑलरेडी कोई रेंट करके ले जा चुका था, तो वो तो मैं नहीं चला पाया। और बाकी इस बाइक ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी, पूरा सर दर्द हो रहा था। और फिर मैंने डिसाइड किया अब घर वापस चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से हम निकलते हैं। बाइकर पैराडाइज बहुत सही जगह है यार, ये मज़ा आ गया। काश घर के पास होती। अब यहाँ से एग्जैक्ट दिखा रहा है 5 घंटे 3 मिनट। ETC यहाँ से लगेंगे ओसाका तक, ये सीधा हाईवे जाएगा ओसाका तक, कहीं नहीं उतरना, और लगेंगे कुछ 8000। ये देखो ये टिश्यू टंगे हैं जो नींद भगा देते हैं। ये चॉकलेट भी आने लगी हैं जो नींद भगाती हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है देखो, मेंथोल, कैफीन, ओरल मसाज और लिखा है यहाँ पे आई ओपनिंग कैंडी, आंखें खुल जाएंगी। और इसमें कैफीन ही लिखा हुआ है, कैलोरी लिखी है, कैफीन मेंथोल लिखा, लेकिन कैफीन कितना ये नहीं लिखा। बड़ी अजीब सी दिख रही है भाई, ये क्या है ये? तो जी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, तो लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।